सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेस्परेशन रोड के बारे में। ये कहानी है बदले और पश्चाताप की कि ये दोनों चीजें इंसान को कैसे अंधा बना देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक माँ बेटी को देखते हैं। माँ का नाम है मेबेन और बेटी का नाम है एना। ये लोग दिन भर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। मेबेन के इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अपने घर का खुद ही सारा खर्चा उठाती है, लेकिन मेबेन के पास कोई भी काम नहीं है और ना ही उसके पास कोई गाड़ी है। वो दिन भर अपनी बच्ची को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर भटकती रहती है। एना को पता भी नहीं कि ये घर और परिवार कैसा होता है। उसने अपने पिता की कभी शक्ल भी नहीं देखी है। वो नहीं जानती कि एक परिवार कैसे रहता है। उनके पास 3 वक्त का खाने के लिए खाना भी नहीं है। जब भी उन्हें कुछ मिलता है तो वो खा लेते हैं वरना भूखे रहते हैं। लेकिन मेबेन कभी भी हिम्मत नहीं हारती। वो दिन भर अपनी बच्ची को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती है। जब भी उसे कहीं कुछ नजर आता है वो लोग वहाँ पर आराम कर लेते हैं और वहीं पर वो एना को नहला भी देती है। वो बार बार एना को समझाती है कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। मेबेन के पति का नाम है जेसन। वो उसे ही ढूंढ रही है। मेबेन को लगता है कि एक बार अगर जेसन मिल गया तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो दिन रात उसकी तलाश करती रहती है। वो एना को बताती है कि हमारी एक ही डेस्टिनेशन है और वो है मिसिसिपी शहर। वहीं पर जेसन का जन्म हुआ था। अगर हम वहां तक चले गए तब कहीं हम जेसन को ढूंढ पाए। ये लोग इसी उम्मीद में अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। हर रोज यहाँ से वहाँ भटकते हैं और जो भी खाने को मिलता है वो खा लेते हैं। कभी कभी ये लोग सुपरमार्केट से खाना भी चुराते हैं। मेबेन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो अपनी बच्ची से चोरी करवा रही है, लेकिन उसे पता है कि वो उसे भूखा भी नहीं रख सकती। इसीलिए मेबेन को ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। उसे उम्मीद है कि जल्दी ही इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मेबेन को लगता है कि वो लोग मिसिसिपी शहर पहुंचने वाले हैं। वहां जाने के बाद एना को इस बात का एहसास होगा कि अपना घर और अपना बिस्तर कैसा होता है। मेबेन के पास थोड़े से पैसे बचे हैं। अपना बिस्तर कैसा होता है इस चीज को दिखाने के लिए वो एक सस्ते मोटेल में कमरा लेती है ताकि एना एक अच्छे बिस्तर पे सो सके। लेकिन रात में जब वो अपने सारे पैसों को गिनती है तब उसे एहसास होता है कि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगले कुछ दिन वो लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। अब मेबेन को कैसे भी पैसे कमाने पड़ेंगे। वो इसी सोच में बाहर देखती है। तब उसे बहुत सारी वेश्याएं नजर आती हैं। आगे बहुत सारे ट्रक्स लगे हुए हैं। वो एक एक करके ट्रक्स के अंदर जा रही हैं। मेबेन जानती है कि उन्हें पैसे मिलेंगे और उसके पास एक यही रास्ता है जिससे वो पैसे कमा सकती है। तब वो भी बाहर आ जाती है अपने जिस्म को बेच करके पैसे कमाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर आती है देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है। तब वो एक ट्रक के अंदर झांकती है। वहाँ उसे भी कोई नजर नहीं आता। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और मेबेन से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब मेबेन कोई जवाब नहीं देती। पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम एक धंधे वाली हो। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तब मेबेन माफी मांगने लगती है पुलिस वाले से, लेकिन वो नहीं मानता। उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो कार को ला करके रोक देता है एक पुल के नीचे, जो जगह बिल्कुल सुनसान है। मेबेन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो पुलिस वाला पीछे आता है तब मेबेन उसे कहती है कि मेरी बच्ची अकेली है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मुझे छोड़ दो। पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले उस काम को पूरा करो जिस काम को करने के लिए तुम ट्रक के पास आई थी। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मेबेन समझ जाती है कि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर वो इस पुलिस वाले से उलझी तब उसे जेल जाना पड़ेगा। वो अपनी बच्ची के पास कहीं वापस भी नहीं जा पाएगी। वो अपने आप को समर्पित कर देती है पुलिस वाले को। लेकिन मेबेन के साथ इंटीमेट होने के बाद भी इस पुलिस वाले का मन नहीं भरता। वो मेबेन को कहता है कि अभी कपड़े मत पहनना, ऐसी की ऐसी बैठी रहो। वो कॉल करता है अपने साथियों को और उनसे कहता है कि मेरे पास एक लड़की है, हम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम उसके साथ कुछ अलग चीजें ट्राई करेंगे। मेबेन भी इन बातों को सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो अब फंस चुकी है। ये पुलिस वाला उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही ये लोग उसके साथ मनमानी करते रहेंगे और उसके बाद कहीं उसे पुलिस स्टेशन भी लेकर के जाए। जब वो पुलिस वाला बाहर होता है तब धीरे धीरे मेबेन बाहर आती है। वो कपड़े पहनती है और पुलिस वाले की बंदूक उठा लेती है। जैसे ही पुलिस वाला इस चीज को देखता है वो मेबेन पर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने एक पुलिस वाले पर बंदूक ताना है, तुम अब जाओगी सीधा जेल। तब मेबेन को कोई और रास्ता नजर नहीं आता। वो गोलियां चलाना शुरू कर देती है और यहीं पर पुलिस वाले की मौत हो जाती है। तभी हम एना को देखते हैं जो मोटेल में अकेली है। वो अब जग चुकी है। वो देखती है कि जब उसकी माँ उसके पास नहीं है तब वो रोना शुरू कर देती है। वो बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि दरवाजा बंद है। तभी यहाँ पर मेबेन आ जाती है और अपनी बेटी को गले से लगा करके रोने लगती है। दूसरी तरफ हम रसेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 7 साल के बाद जेल से छूटा है। 7 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी, जिसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब तक वो जेल में था तब तक वो यादें उसे परेशान करती रही कि उसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई है। वो चाह के भी उस हादसे को नहीं भुला पा रहा है। वो दृश्य उसे हमेशा ही परेशान करते हैं। रसेल पहुंचता है अपने होम टाउन यानी मिसिसिपी। यहाँ आने के बाद जब वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तभी हम 2 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक आदमी का नाम है लैरी
और उसके साथ उसका साथी है। लैरी जैसे ही यहाँ पर रसेल को देखता है वो उसे बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। तब हमें पता लगता है कि लैरी उस आदमी का पिता है जिसकी मौत हुई थी एक्सीडेंट में। लैरी इंतजार कर रहा था रसेल के छूटने का। रसेल भी जानता है कि लैरी कितने ज्यादा दुख में है। वो बिल्कुल भी उस पर पलटवार नहीं करता और ऐसे ही मार खाते रहता है। जब ये दोनों उसे पीट करके चले जाते हैं तब रसेल पहुंचता है अपने घर और मिलता है अपने पिता से। रात में जब वो उनके साथ बैठा होता है तब वो पूरी दास्तान सुनाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से वो ठीक से सो नहीं पाता है। वो यादें उसे हमेशा ही परेशान करती हैं। उसे हमेशा ही गिल्टी फील होता है। उसे लगता है कि उसने बहुत ही गलत काम किया है। मिचेल कहता है कि तुमने गलती की है लेकिन जानबूझ के नहीं की है। तुम्हें अपने आप को ये बात समझानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कुछ समय तुम्हें अकेला रहना चाहिए, तभी तुम इस गुत्थी को सुलझा पाओगे। हमारा पुराना वाला घर बिल्कुल खाली है, तुम कुछ समय तक जा करके वहाँ पर रहो। तब रसेल भी मान जाता है। जब वो जाने लगता है तब मिचेल उसे एक बंदूक देता है ताकि वो शिकार कर सके। तब रसेल यहाँ से निकल पड़ता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। वो घर जाने से पहले जाता है एक बार में और शराब पीने लगता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है और बहुत ही ज्यादा आवाजें हैं। ये सारी चीजें उसे परेशान करने लगती हैं। तब वो आ जाता है बाहर, अपने कार में बैठता है और आगे आने लगता है, लेकिन रास्ते में वो यादें और भी ज्यादा परेशान करने लगती हैं। तब वो अपनी गाड़ी को रोकता है और फूट फूट के रोने लगता है। वो जानता है कि जो कुछ भी हुआ उसे बदल नहीं सकता है। तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर के यहाँ पर रुकती है और अंदर से एक पुलिस वाला बाहर आता है जिसका नाम है बॉयड और चला जाता है रसेल के पास। रसेल बाहर आता है तब हमें पता लगता है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। बॉयड कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी को चेक करना पड़ेगा। जब वो कार को चेक करता है अंदर उसे एक राइफल नजर आती है। वो कहता है तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है? रसेल कहता है कि नहीं, ये बहुत ही पुरानी हंटिंग राइफल है। बॉयड उसे समझाता है कि इसे लेकर के तुम्हें नहीं घूमना चाहिए, ये इलीगल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग दे करके छोड़ रहा हूँ। तब रसेल यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम मेबेन और एना को देखते हैं। मिसिसिपी आने के बाद इन्हें एक छोटा सा घर मिल जाता है जो होमलेस लोगों के लिए है। जब ये दोनों अंदर आ रहे होते हैं तब मेबेन बात करती है यहाँ के मालिक से और पूछती है कि क्या उसे कोई काम मिल सकता है। वो लड़की कहती है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है, मगर बगल के कैफे में बर्तन धोने का काम तुम्हें मिल सकता है। तब मेबेन काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम लैरी को देखते हैं जो अभी भी रसेल के घर के बाहर है। वो इंतजार कर रहा है रसेल के आने का। जब रसेल नहीं आता तब लैरी अपना आपा खो देता है और दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम मेबेन को देखते हैं जो कैफे में काम करती है और वहाँ से आने के बाद अपनी बच्ची के साथ समय बिताती है। एक दिन जब वो वापस आती है तब उसे लगता है कि उसकी चीजों को किसी ने छुआ है। वो सारी चीजों को चेक करने लगती है। पुलिस वाले को मारने के बाद वो उसकी बंदूक लेकर के आई थी। वो देखती है कि बंदूक गायब है। हर जगह वो बंदूक को ढूंढना शुरू कर देती है। जब वो जाती है यहाँ के मालिक के कमरे में तब उसे वहीं पर बंदूक नजर आती है। वो चुपके से बंदूक लेती है और एना को लेकर के भागना शुरू कर देती है। उसे पता है कि जल्दी ही यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे, तब उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। वो ऐसे ही भागती जाती है। रास्ते में उसे रसेल नजर आ जाता है अपनी गाड़ी के साथ। तब वो रसेल पर बंदूक तान करके कहती है कि गाड़ी के अंदर बैठो और यहाँ से जितना दूर हो सके मुझे दूर लेकर के चलो। तब रसेल गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी रोकता है और बड़े ही आसानी से बंदूक छीन लेता है और मेबेन को कहता है कि तुम्हें मुझ पर बंदूक तानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वाकई में मदद चाहिए और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे कि तुम कौन हो और ये बंदूक तुम्हारे पास कैसे आई है। तब मेबेन सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि उसकी जिंदगी कितनी मुसीबत से भरी हुई है। वो कब से एना को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर भटकती जा रही है। रसेल पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। मेबेन पहली बार सच्चाई बताती है कि 7 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी है। वो एना को कभी भी सच्चाई नहीं बताती। रसेल कहता है कि ये बंदूक तुम्हारे पास कहाँ से आई। मेबेन पूरी सच्चाई बता देती है कि ये बंदूक उसके पास कैसे और कहाँ से आई। रसेल इन बातों को सुनकर के शौक हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि मेबेन और एना की हालत क्या है। वहीं हम लैरी को देखते हैं जो बहुत समय के बाद अपनी बीबी और बच्चे से मिलने आया है। उसका तलाक हो चुका है। अब उसके बीबी बच्चे उसके साथ नहीं रहते। जब से लैरी के छोटे बेटे की मौत हुई, लैरी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो शराब पी करके आता था और घर पे लड़ाई करता था, इसीलिए उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। लैरी को लगता है कि यह सब कुछ रसेल की वजह से हुआ है। उसने उसके बेटे को मार दिया और उसके बाद लैरी का पूरा परिवार उससे अलग हो गया। वो अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी अगले दिन रसेल मेबेन और एना को लेकर के पहुंचता है अपने पिता के घर पे और मिचेल को कहता है कि इन्हें रहने के लिए थोड़े दिनों तक जगह चाहिए। तब मिचेल मान जाता है। वो भी एक अच्छा इंसान है।
ये लोग बगल वाले घर में इन्हें रहने देते हैं। जैसे ही एना बिस्तर को देखती है और एक अच्छे घर को देखती है, वो खुश हो जाती है। मेबन भी अब खुश है। इन दोनों को खुश देखने के बाद रसेल के भी मन में थोड़ी सी शांति आती है। उसे लगता है कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है। अब वो सपने कहीं उसे परेशान नहीं करेंगे। धीरे धीरे मिचेल भी इन्हें पसंद करने लगता है। वो एना को अपने साथ लेकर के बाहर जाता है फिशिंग के लिए। मेबन को भी ये परिवार पसंद आने लगा है। पहली बार उसने परिवार देखा है। दूसरी तरफ हम लैरी को देखते हैं जो अपने बेटे के गेम को देखने जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकने लगती है क्योंकि लैरी बहुत ही ज्यादा शराब पी करके आया है। तब भी लैरी नहीं रुकता। वो अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घूमने चलो बाहर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन उसका बेटा देखता है कि लैरी शराब पी करके आया है, तब वो जाने से मना कर देता है। ये बात लैरी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो तोड़फोड़ शुरू कर देता है। तब यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो लैरी को गिरफ्तार करते हैं और लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही छूटता है, सबसे पहले अपने मरे हुए बेटे के कब्र पर जाता है और पुराने समय को याद करके रोने लगता है। वो जानता है कि उसका पूरा परिवार अब बर्बाद हो चुका है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तभी हम मेबन और रसेल को देखते हैं। ये दोनों बहुत समय से एक साथ रह रहे हैं। मेबन रसेल से पूछती है कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? सब तुम्हें आश्वासन देते रहते हैं, तुम कभी भी हंसते नहीं। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम किस चीज का पश्चाताप कर रहे हो? रसेल पूरी बात बताता है कि 7 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हुआ था। तब उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली और कार बहुत ही तेज चलाने लगा। सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी जिसकी बत्तियां भी नहीं जल रही थी। कार के बगल में एक कपल इंटीमेट हो रहे थे। मैं इतने नशे में था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। उनकी गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब वहीं पर उस आदमी की मौत हो गई। मुझे लगता है कि उस आदमी के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। इन बातों को सुनने के बाद मेबन को याद आता है कि वो कपल कोई और नहीं बल्कि मेबन और जेसन थे और रसेल की वजह से जेसन मरा है। लेकिन मेबन उस पर गुस्सा नहीं होती। उसे पता है कि रसेल दिन प्रतिदिन कैसे पागल होते जा रहा है। उसका गिल्ट उसे अंदर से खाते जा रहा है। रसेल ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था। वो रसेल को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बस अब दोबारा कभी शराब पी करके गाड़ी मत चलाना, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तब रसेल रोने लगता है और मेबन को कहता है कि वो बंदूक तुम्हें भी फेंक देनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अगर इस बंदूक को तुमने अपने पास रखा तब तुम्हारी मुसीबतें ऐसी ही बढ़ती जाएंगी। तब मेबन बंदूक को फेंक देती है पानी में। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद बोयड आता है मिलने के लिए रसेल से और बताता है कि एक पुलिस वाले की मौत हुई है। थोड़े समय के बाद शेल्टर की एक औरत का मेरे पास कॉल आया जिसने कहा कि उसके शेल्टर में एक माँ और बेटी रहने आए थे। माँ के पास एक बंदूक थी, इसीलिए सबको लगता है कि उस औरत ने ही मारा है उस पुलिस वाले को। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें उस औरत के बारे में कुछ पता है? जिस वक्त वो शेल्टर में रहने आई थी उस वक्त तुम उसके अगल बगल ही थे। इन सारी बातों को सुनने के बाद इन बातों को घुमा देता है रसेल और कहता है कि वो ऐसी किसी भी औरत को नहीं जानता। लेकिन बोयड को शक होने लगता है। वो ऐसे ही अगल बगल में घूमते रहता है। दूसरी तरफ मेबन और एना, ये दोनों बहुत खुश हैं इस परिवार के साथ। उनकी जिंदगी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। लेकिन बोयड एक दिन चुपके से आता है यहाँ पर और ढूंढने लगता है मिचेल के घर में। वो उस घर में जाता है जहाँ पर एना और मेबन रहते हैं। मेबन को ये बात पता लग जाती है, तब वो जाकर के छुप जाती है ऊपर अपनी बेटी के साथ और चारों तरफ बोयड घूमने लगता है। बोयड अब ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो ऊपर जाता उससे पहले मिचेल की पत्नी अंदर आ जाती है और बोयड को कहती है कि मैं पुलिस वालों को रिपोर्ट करूंगी। हमारी बिना मर्जी के तुम हमारे घर के अंदर तलाशी ले रहे हो, ये गलत है। तब बोयड बाहर आ जाता है। अब उसे इन पर शक हो गया है। उसे लगता है कि अगर इन लोगों ने किसी को नहीं छुपा करके रखा तब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। बोयड यहाँ से चला जाता है और जाकर के मिलता है रसेल से। उसे कहता है कि तुम लोग आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी वक्त है, मुझे बता दो कि वो लड़की कहाँ पर है। मगर रसेल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब बोयड यहाँ से चला जाता है। रसेल तेजी में आता है मेबन के पास। उसे पूरी बात बताता है कि आज नहीं तो कल बोयड यहाँ पर आएगा और वो लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम किसी और शहर में चली जाओ, लेकिन एना अगर तुम्हारे साथ गई तब उसकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। उसे हमारे पास छोड़ दो, हम उसकी देखभाल करेंगे। जब सारी चीजें शांत हो जाएंगी तब तुम वापस आ जाना। मेबन भी इन चीजों के लिए मान जाती है। तभी हम लैरी को देखते हैं जो दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब कुछ रसेल के कारण हुई है, वरना वो अभी भी अपने परिवार के साथ रहता हंसी खुशी। वो आकर के छुप जाता है रसेल के घर के अंदर कि जैसे ही रसेल यहाँ पर आएगा वो उस पर हमला कर देगा। तब यहाँ पर मेबन और रसेल आते हैं सारी चीजों को लेकर के निकलने के लिए, क्योंकि वो लोग लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं और लैरी तैयार है मारने के लिए रसेल को। उसके हाथ में एक औजार है। वो गलती से मेबन पर हमला कर देता है। तब मेबन नीचे गिर जाती है। इस चीज को देखने के बाद रसेल हमला कर देता है लैरी पर। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। तभी लैरी को रसेल का राइफल नजर आ जाता है। वो उसे निकालता है और तान देता है रसेल पर, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले मिचेल आकर के गोली चला देता है लैरी पर। लेकिन गोली चलाने के बाद वो रुकता है और लैरी को कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, गोली तुम्हारे कंधे पर लगी है, मैं अभी के अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ। लेकिन लैरी का अब दिमाग काम नहीं कर रहा। वो बाहर आता है और अपनी
कार में बैठ करके यहाँ से जाने लगता है। तब मिचेल और रसेल जाते हैं मेविन के पास। मेविन की हालत बहुत खराब है। वो उसे उठाते हैं और जाने लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ लैरी बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा है। उसकी कार जाकर के टकरा जाती है और लैरी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रसेल पहुंच जाता है हॉस्पिटल और एडमिट करवा देता है मेविन को। तभी यहाँ पर बोयड आता है और कहता है कि मुझे पता लगा है तुमने एक लड़की को एडमिट करवाया है। रसेल कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम एक दोस्त की तरह इन सारी बातों को सुनोगे, ना कि पुलिस वाले की तरह। वो बताता है कि मेविन ने ही मारा है उस पुलिस वाले को, लेकिन क्यों मारा है ये शायद तुम्हें पता नहीं। उस पुलिस वाले ने उसका बलात्कार किया था और वो उसके साथ और भी घिनौनी हरकत करने वाला था। अगर मेविन उसे नहीं मारती तब कहीं वो जिंदा भी नहीं बचती। मैं 7 साल से पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ क्योंकि मेविन के पति की मौत मेरे हाथों से हुई है। मुझे बस एक काम ठीक करने दो, मेविन को कुछ मत करना, उसे आजाद कर दो। अगर तुम्हें गिरफ्तार करना है तब तुम मुझे गिरफ्तार कर लो उसकी जगह। इतना कहते ही वो उस गोली का खोखा दे देता है बोयड को और कहता है कि तुम्हारे पास सबूत भी है, तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो बोयड उस गोली को ले लेता है। बोयड नहीं चाहता कि उसका दोस्त अरेस्ट हो। उसे पता है कि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो उस गोली को लेकर के जाता है लैरी के डेड बॉडी के पास और उसकी कार में रख देता है क्योंकि लैरी मर चुका है। अब उसे कोई भी सजा नहीं हो सकती और सबको लगेगा कि लैरी ने पुलिस वाले को मारा है। तब ये केस भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ऐसा ही होता है। अब सारे लोग आजाद हैं। मेविन और एना वो रसेल के परिवार के साथ रह रहे हैं। ये सारे लोग एक परिवार बन चुके हैं और रसेल के मन में भी अब शांति है क्योंकि वो मेविन और एना की मदद कर रहा है। अब उसे वो सपने परेशान नहीं करते। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।